महामारी के में लोगों के मसीहा बन रहे हैं, बल्कि बाढ़ और तूफानों में भी लोगों के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। देखिए रिपोर्ट। खुदा भी अपने रहमतों की उस पर बरसात करता है जो जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे बढ़ता है। महामारी के इस दौर में ऐसा ही एक फरिश्ता बनकर उभरा है युग संस्कृति न्यास संस्था। वैसे तो देश में 33 लाख से अधिक ऐसे संगठन हैं जिन्हें सरकारों से आर्थिक मदद मिलती रही है और महामारी के वक्त ऐसे संगठनों को आगे आकर अपनी भूमिका निभानी चाहिए, इस पर भी सवाल उठते रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच कोरोना वायरस के संक्रमण के आंकड़े पूरे देश को डरा रहे हैं और इस बीच कई संस्था है जो जन सेवा के भाव के साथ लगातार काम कर रही है। इन्हीं संस्था में से एक है युग संस्कृति न्याय संस्था, जो देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलने की शुरुआत से लेकर लगातार जन सेवाओं के कामों में लगी हुई है। संस्था जिस तरह से लोगों की सेवा का काम कर रही है वो सच में एक मिसाल है। इस संस्था के द्वारा लगातार लोगों की सेवा करने के साथ जरूरतमंदों को खाना खिलाने का काम किया जा रहा है। ये संस्था खान पान की चीजों को तैयार करने से लेकर उसकी पैकिंग तक हर समय साफ सफाई और गुणवत्ता का पूरा ध्यान रख रही है। युग संस्कृति न्याय संस्था के द्वारा हर दिन लगभग 11,000 लोगों को दोनों समय का भोजन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है और ऐसा हुआ भी। संस्था की तरफ से शुरू हुआ ये काम 26 मार्च से अब तक बिना किसी रुकावट के जारी है। खास बात यह है कि युग संस्कृति न्याय संस्था के लगातार प्रयासों से 11,000 लोगों को खाना खिलाने का आंकड़ा 12,000 तक पहुंच गया है। आपदा के इस दौर में संस्था के कामों को देखते हुए एक तरफ जहां राष्ट्रपति ने रोटी बनाने की मशीन देकर लोगों की मदद करने में संस्था को न सिर्फ सराहा बल्कि संस्था को मदद भी की, तो वहीं पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी की पहल पर युग संस्कृति न्याय संस्था को 16 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराया गया। दूसरी तरफ सिर्फ महामारी के इस वक्त ही नहीं बल्कि युग संस्कृति न्याय संस्था बाढ़ के वक्त भी लोगों के लिए मसीहा बनकर उभरे। महामारी के साथ ही देश के कई हिस्सों में अभी बाढ़ का कहर जारी है। उनमें से बिहार सबसे ज्यादा प्रभावित है, जिससे यहाँ रहने वालों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। उस दौरान बाढ़ के कहर से त्रस्त लोगों को खाने पीने से लेकर रहने की समस्या हो जाती है। इस दौरान युग संस्कृति न्याय संस्था ने बिहार के बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भी भेजी। कहते हैं दूसरे के दर्द और तकलीफ को सिर्फ वही समझ सकता है जो दर्द के एहसास को समझता है। इसलिए कहते हैं कुछ भी हो जाए पर इरादे नेक रखो, दूसरों की मदद के लिए दिल में प्यार रखो और जरूरतमंदों के दर्द और उनके प्रति प्रेम को समझा। युग संस्कृति न्याय संस्था ने महामारी के दौर में ये संस्था देश में न सिर्फ बेहतरीन काम कर रहा है बल्कि एक संदेश भी दे रहा है कि आपदा के वक्त जरूरत है एक दूसरे का हाथ थामने की, ताकि महामारी को हराकर देश कोरोना मुक्त हो पाए। लाइव 7 की ब्यूरो रिपोर्ट। तो आपने देखा किस तरीके से इस महामारी के वक्त लोगों के लिए एक मसीहा का काम कर रही है संस्था। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं ललित चंद्र त्रिवेदी, जो जीएम है ईस्ट सेंट्रल रेलवे के। हम उनके पास चलेंगे। ये बताइए ललित चंद्र जी की जिस तरीके से महामारी के इस दौर में ये संस्था एक मसीहा का काम कर रहा है, लोगों के जीवन देने का काम कर रहा है, ऐसे में उनकी मदद करना, सबसे पहले इस संस्था के बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? जिन्हें सरकारों से आर्थिक मदद मिलती रही है और महामारी के वक्त ऐसे संगठनों को आगे आकर भूमिका निभानी चाहिए, इस पर भी सवाल उठते रहे। लेकिन इन सब के बीच कोरोना वायरस के संक्रमण के आंकड़े पूरे देश को डरा रहे हैं और इस बीच कई संस्था है जो जन सेवा के भाव के साथ लगातार काम कर रही है। से लेकर लगातार जन सेवाओं के कामों में लगी हुई है। संस्था जिस तरह से लोगों की सेवा का काम कर रही है वो सच में एक मिसाल है।
ललित चंद्र जी, जिस तरीके से संस्था एक बेहतरीन काम कर रही है इस महामारी के वक्त, लगातार लोगों को जीवन दान देने का काम कर रही है, क्या कुछ कहेंगे संस्था के बारे में आप? युग संस्कृति न्यास से जो ईसीआर जुड़ा है, काफी दिनों से जुड़ा है जी। और ये शुरुआत हुई थी जब बिहार में फ्लड आए थे, बाढ़ आई थी और युग संस्कृति न्यास के जो संस्थापक हैं, विचारक हैं आचार्य जी, उनसे मैंने संपर्क साधा और उन्होंने बिहार के बाढ़ पीड़ितों के लिए काफी मात्रा में सामग्री उपलब्ध कराई और हम सफल हुए उसको बिहार के सुदूर पूर्व जगहों में जहाँ पर कि बाकी सहायता का पहुंचना मुश्किल था और उन जो बाढ़ से अफेक्टेड जो लोग थे उनको हमने सहायता पहुंचाई युग संस्कृति न्यास की मदद से। उसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ता गया और फिर जब पिछले साल लॉकडाउन के दौरान श्रमिक स्पेशल से हमारे श्रमिक भाई पूरे देश से लौट रहे थे तो एक बड़ी व्यवस्था करनी थी उनके खान पान की और उसमें भी हमने युग संस्कृति न्यास का सहारा लिया और जितने भी हमारे जो श्रमिक भाई दूसरे राज्यों से लौट रहे थे उनको तरह तरह की सुविधाएं जो आवश्यकता थी, खान पान से लेकर अलग अलग चीजों की, वो उपलब्ध कराई गई और उससे एक बहुत बड़ी राहत पहुंची उनको। और अभी जब ये इसका कोरोना का दूसरी लहर आई तो उसमें फिर हमने कंधे से कंधा मिला के काफी हमारा इरादा ऐसा था क्योंकि जो हमारे मेन शहर हैं धनबाद, पटना, बनारस और पटना, ये इन जगहों पे तो हम पहुंच जाते हैं, लेकिन जो हमारे दूर के होते हैं नरकटियागंज, सहरसा, ये बरवाडी, सोननगर, पतरातू, बरकाखाना, इन जगहों पे जहाँ पर कि और चौपन, सिंगरौली, जहाँ पर कि एक हमको थोड़ी दिक्कत आ रही थी, उन जगहों के लिए हमने युग संस्कृति न्यास ने हमें 16 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुहैया कराए और ये आज हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि जब बाकी देश में ऑक्सीजन की प्रॉब्लम थी, ऑक्सीजन की समस्या थी, लेकिन ईसीआर में हमारे एरिया में झारखंड और बिहार जो हमारे अंतर्गत मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश हमारे अंतर्गत आते हैं, उसमें सभी के लिए ऑक्सीजन थे और हम लोग बड़े अच्छे से ये है उसको कर पाए जी। और हमारे सभी कर्मियों को लाभ पहुंचा जी। ये बताइए ललित चंद्र जी, लोगों से जुड़ने में रेलवे देश का सबसे बड़ा नेटवर्क है और अब आप ऐसे लोगों के साथ, संस्था के साथ जुड़े हुए जो लोगों के साथ काम कर रहा है, तो किस तरीके से इससे और आगे ले जाएंगे और बढ़ावा देंगे आप? हमारी आगे बहुत प्लान है और हम ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़ के हम कोशिश ये करेंगे कि जो दूर दराज के एरिया हैं, जो हमारे रेलवे नेटवर्क से थोड़े दूर पड़ते हैं, मेन नेटवर्क से, उन तक हम अपने एक छोटे छोटे सेंटर खोले हैं। वहाँ पर खान साल हमने किया था, ऐसी जो परिवार हैं जिनको खाने पीने में दिक्कत हो रही है, जिनके परिवार उजड़ गए हैं कोरोना की महामारी से, उन तक उनके घरों तक खाना पहुँचाएं, उनको फेस सैनिटाइजर, पीपी किट, ये सब उपलब्ध कराएं और खासकर उन वर्गों का ध्यान रखें जिनको जो हमारे मुख्य धारा है उससे अलग हटके दूर दराज के जो क्षेत्र है उसमें है जी। ये लगातार जिस तरीके से ये जानना चाहेंगे ललित चंद्र जी, जिस तरीके से ये जो महामारी में, आपदा में लोग अवसर खोज रहे हैं और ऐसे में आप लोगों ने जो एक स्टैंड लिया है जरूरतमंदों के लिए, इसे और किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, किस तरीके से देखते हैं इसे आप? क्योंकि जिस तरीके से ये आपदा का समय है, कई ऐसे निजी संस्थान है, एनजीओज है, हॉस्पिटल्स है जो इसे अवसर में बदल चुके हैं और ऐसे में उन्हें एक तरफ रख के एक तरफ जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, ये वाकई में एक सराहनीय पहल है। इसमें हमने एक काम ये किया है, ये युग संस्कृति न्यास के हमको आचार्य जी ने बताया कि जो हमारी महिलाएं हैं, जो जिनके आदमी लोग अपना काम खो चुके थे, उनको एक रोजगार मुहैया कराने के लिए उनसे सैनिटाइजर बनवा रहे हैं, उनसे फेस मास्क बनवा रहे हैं, जिससे कि हमारे को इन सामान की आपूर्ति उन लोगों से हो रही है जो इस बीमारी से प्रताड़ित हैं और इससे हम इन लोगों को रोजगार भी मुहैया करवा पा रहे हैं जी।
चलिए, हमारे साथ आचार्य धर्मवीर जी हैं जो फाउंडर है, युग संस्कृति एनजीओ के फाउंडर है, हम उनके पास चलेंगे। आचार्य धर्मवीर जी, ये बताइए कि लगातार एनजीओ को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं, ऐसे में युग संस्कृति ने एक अपनी पहचान बनाई है, सकारात्मक पहचान बनाई है, कैसे संभव हो पाया है? क्या खुद से आपने शुरुआत की थी और अब किस जगह पे है? जी धन्यवाद। तो जहाँ तक के विश्वास की बात है, तो हम लोगों ने हमेशा प्रामाणिकता का ख्याल रखा है और हम अपने टीम के माध्यम से ऐसे विपरीत माहौल में जी हर चीज तथ्य, तर्क और प्रमाणित करने का कार्य किया है, सहजता और सरलता पूर्वक। जी तो जो एनजीओ और ट्रस्ट और जो भी नॉन वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन उसके प्रति सवाल उठते रहे हैं, आपका कहना वाजिब है, लेकिन हम लोगों ने उनसे प्रेरणा लेकर के और अपनी टीम के माध्यम से योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया है ताकि इन चीज़ों से ऊपर उठ सकें और लोगों में एनजीओ के प्रति, ट्रस्ट के प्रति, संस्थान के प्रति विश्वास पैदा करें। और इसमें काफ़ी हद तक आप तमाम लोगों के सहयोग से हम लोग सफल हुए हैं। जी जी, आचार्य धर्मवीर जी, ये बताइए कि जिस तरीके से ये एनजीओ काम कर रहा है जरूरतमंदों के लिए, इस महामारी के दौर में कहे या बाढ़ से जो त्रस्त लोग हैं उनके लिए कहे या आपदा जो अभी साइक्लोन्स आ रहे हैं उसके लिए कहे, जिस तरीके से आप लोगों ने एक स्टैंड लिया है, जिस तरीके से जरूरतमंदों के लिए आप आगे आ रहे हैं, आगे के दिनों में और क्या कुछ ऐसे बड़े पैमाने पर करने की आप लोग की प्लानिंग्स है? जी हाँ, जो साइक्लोन आ रहा है उसके लिए भी हम लोग पिछले एक सप्ताह से तैयारी कर रहे हैं। खास करके हमने गुजरात में किया, महाराष्ट्र में, गोवा में भी हमारी टीम काफ़ी कार्य किया इस क्रम में, और अभी जो संकेत है उड़ीसा और बंगाल में, तो उसके लिए हमारी टीम जो हमारे आपदा प्रबंधन के नेतृत्व कर रहे हैं, पूर्व डीजी एनडीआरएफ के संजय कुमार जी, तो उनके नेतृत्व में कार्य कर रही है। हमारे बंगाल के प्रभारी हैं क्षेत्र मोहन जी, और दास जी हमारे हैं उड़ीसा का। तो पूरी टीम के साथ नज़र बनाए हुए हैं कि कैसी स्थिति आती है, किस तरह के माहौल होते हैं, हालात के मद्देनजर हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग तत्पर हैं, सक्रिय हैं। जी जी, हम ललित चंद्र त्रिवेदी जी के पास चलेंगे, उनसे जानना चाहेंगे। ललित चंद्र जी, ये बताइए कि देश भर में ऐसी कई संस्थानें हैं जो जरूरतमंदों के लिए आगे आती है, लेकिन सिर्फ पैसे उगाही के लिए कई फ्रॉड्स ऐसे एनजीओज में देखने को मिल रहे हैं, या कई ऐसे और जरूरतमंद लोगों के नाम पर उगाही कर रहे हैं, आपदा में अवसर खोज रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से आपका एक सपोर्ट मिला है इस एनजीओ को, और किस तरीके से आप लोगों से ये कहना चाहेंगे कि आगे आकर इस एनजीओ से जुड़े, क्योंकि ये एनजीओ जो है वाकई में लोगों के साथ जोड़ रहा है, उनके दर्द को समझ रहा है। हमने हमारे देश की जनता अब अच्छे और बुरे का अंतर समझती है, और कि कौन उनका एक शुभचिंतक है और कौन उनसे पैसा उगाने के चक्कर में है। और एक सेल्फलेस सर्विस एनजीओ दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी ने दी है हमारे, इसका हमने खुद देखा है। इन्होंने जिस तरह से हमें 16 कंसंट्रेटर और मास्क, फेस मास्क, सैनिटाइजर और बाकी चीज़ें उपलब्ध कराई हैं, और बगैर किसी उसके किसी अपेक्षा के, यह अपने आप में एक बहुत ही अनुकरणीय कदम है। और मुझे लगता है कि सारे जो बाकी एनजीओ हैं उनको भी इनसे शिक्षा लेनी चाहिए। अब ललित चंद्र जी, ऐसे कई एनजीओ है इस देश में, करीब आप 33 लाख ऐसे एनजीओ हैं जो काम करती है, लेकिन बावजूद इसके ऊपर सवाल उठते हैं। लेकिन अगर बात करें युग संस्कृति न्याय एनजीओ की, तो इसने इन सब एनजीओ से एक अलग पहचान बनाई है। क्या कुछ आपने देखा? ऐसे तो कई एनजीओ हैं, लेकिन आपने क्या कुछ खास देखा इस एनजीओ में कि आप इनका साथ देने के लिए, जो रेलवे है, इस सेंट्रल रेलवे, इनका साथ देने के लिए आ गया है? इनमें हमने खास बात ये देखी, ये जो काम जो करते हैं ये जरूरत के मुताबिक करते हैं जी, के मुताबिक सामान चाहिए था तो इन्होंने तुरंत मुहैया कराया। इस बार में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुहैया करा दिए। तो शुरू में हमको फेस मास्क, सैनिटाइजर इनकी जरूरत थी, तो ये इन्होंने तुरंत मुहैया कराए। और इसमें हमें देखा कि इसमें इनकी तरफ से, हमारी तरफ से कोई अपेक्षा नहीं थी। जी जी, इनका एक ही भाव था, सेवा भाव,
और उस सेवा भाव की वजह से हमारे सभी कर्मी, रेल कर्मी जहाँ जहाँ पर सहायता पहुंची इनके योग्य हैं। जी, आचार्य धर्मवीर जी के पास हम चलेंगे। आचार्य जी, आपदा में लोग आपदा को लोग अवसर के रूप में देख रहे हैं। कई ऐसे निजी संस्थान है, कई ऐसे निजी हॉस्पिटल्स हैं जो इसे अवसर के रूप में देखा है, जिन्होंने इसे अवसर के रूप में लिया है। लोगों के दर्द से उन्हें कोई मतलब नहीं है। ऐसे में अगर इस एनजीओ की बात करें, ये एनजीओ बिल्कुल हट के काम कर रहा है, लोगों की तकलीफ को समझ रहा है, उनके दर्द को समझ रहा है। किस तरीके से आप लोगों ने एक अलग पहचान बनाई है? क्योंकि इस तरीके से ऐसे कई एनजीओ को देखा गया है जो आपदा में अवसर खोज रहे हैं। जी, निश्चित रूप से अगर जो इसे अवसर के रूप में तलाश रहे हैं तो ये दुर्भाग्य है। और हमारी संस्कृति और हमारी हालात हो, खड़ा होना चाहिए हर दृष्टिकोण से। और युग संस्कृति न्यास आपके माध्यम से लोगों से अपील करती है, आग्रह करती है कि सबसे ऊपर उठ के, और हमारे देखा होगा आप में लोगों में कि हमने रखा है पंचलाइन, सर्वभूत हिते रता, कि प्राणी में तो जहाँ पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व इस संक्रमण से प्रभावित है, और ऐसे में कोई अपना स्वार्थ साधता है तो दुर्भाग्य है। तो मानव जीवन पाना ही उनके लिए व्यर्थ हो जाएगा। तो मेरा खास करके दिल्ली में हमारा मुख्य कार्यालय है और यहीं से पूरे देश में सभी प्रांतों में हम संचालन करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। तो नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के डीएम, साउथ ईस्ट के डीएम, तमाम एसडीएम हमारे संपर्क में हमारे साथ तत्पर रहे कि कहाँ क्या आवश्यकता है, क्या आपको इंफ्रा उपलब्ध कराएं। तो बड़े बड़े कैंप के लिए उन्होंने हमें जगह दिया, और ताकि हम योजनाबद्ध तरीके से हम अपने कार्य को अंजाम दिया और संचालन किए। और रेलवे की रही जहाँ तक बात, तो भारतीय रेलवे में के माध्यम से हमने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयास किया। डीआरएम साहब के माध्यम से, जीएम साहब के माध्यम से, तमाम छोटे बड़े अधिकारियों को जहां सुविधा हुई संपर्क करके हमने कार्य करने का प्रयास किया। लेकिन ईसीआर रेलवे का, और खास करके आदरणीय एलसी त्रिवेदी साहब, जब से हम लोग उनके संपर्क में आए हैं युग संस्कृति न्यास, तो हम दोनों के बीच में रेल प्रशासन के और वाईएसएन के युग संस्कृति न्यास में बड़ी ही तारतम्यता बनती चली गई, क्योंकि उनका भी परमार्थ भाव के कार्यों को बड़ा सराहना मिला उनके तरफ से, और बड़े तत्परता दिखाई, और हम लोगों ने किया। खास करके मैं जिक्र करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि बिहार के 16 डिस्ट्रिक्ट जब बाढ़ से प्रभावित हो गए, पीने के लिए पानी नहीं था, कुएं नल सारे जलमग्न हो गए थे, लोग छत पे और आरी और अलंग पे सड़के पे रह रहे थे, तो हमने भारतीय रेल का, ईसीआर का बहुत बड़ा सहयोग लिया। छपरा रेलवे स्टेशन जो कि गोरखपुर जोन में आता है, और उसका संयोग से जो जीएम का प्रभार त्रिवेदी साहब ही थे, और पटना और समस्तीपुर तमाम स्टेशनों पे हमने अपना सामान उतारा, और रेल प्रशासन की भूरी भूरी प्रशंसा मैं करना चाहूंगा, आभार प्रकट करता हूं कि उनका सहयोग से हमारे जो 8 कैंप हमने बनाया था, मोतिहारी में, मुजफ्फरपुर में, छपरा में, दरभंगा में, पूर्णिया, सहरसा, पटना, भागलपुर, तो इन तमाम जगहों पे हम व्यवस्था बनाने में बहुत मदद लिया रेल प्रशासन का। और बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का भी आपके माध्यम से आभार प्रकट करेंगे कि हजारों की संख्या में उन्होंने लिट्टी उपलब्ध कराया था, अपने वायुयान से, एयर इंडिया से हमारे लिए पटना भेजा। तो इस तरह से जहां पे भी सरकारी तंत्र की आवश्यकता पड़ी, हम लोगों को बहुत ही सहयोग मिला है, और उनका तरफ से सराहना। तो मैं हमेशा विश्वास करता हूं कि प्रशासन के साथ तालमेल बिठा के जरूरतमंद लोगों के बीच में कम समय में सीमित। जी आचार्य जी, जिस तरीके से आप लोगों ने एक सराहनीय कदम उठाया है उन लोगों के लिए जिसे इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है लोगों के सहायता की, उनके लिए आप लोगों ने एक पहल की, उसके लिए आप लोगों ने एक कदम आगे बढ़ाया है। ऐसे में रेलवे ने आपका साथ दिया है, और किन किन लोगों से आप सहायता की उम्मीद करते हैं?
जी क्षमा चाहेंगे, आपकी आवाज नहीं आ पा रही थी जी। आचार्य जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आप लोगों ने अभी इस घड़ी में लोगों के लिए आप लोग सहारा बने हैं, आप लोगों ने कदम उठाया है उनके लिए, वाकई में सराहनीय पहल है। और ऐसे में रेलवे ने आपका साथ दिया है, और किन किन लोगों के साथ की उम्मीद रखते हैं आप? जी हम तो तमाम लोगों से अपेक्षा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि अच्छे कार्य के लिए, मानव हित के लिए, पीड़ा पतन निवारण के लिए हम सबसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं। खास करके अभी CISF का मुझे काफी सहयोग मिल रहा है। हरियाणा सरकार का बहुत बड़ा सहयोग हमारे साथ है। हरियाणा गवर्नर साहब के खास करके एडवाइजर अखिलेश कुमार, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के हरियाणा विंग का सबसे बड़ा सहयोग मिल रहा है, और जिला प्रशासन का मिल रहा है। हमने काफी मॉडल, गुजरात सरकार का काफी सहयोग मिल रहा है। हम कच्छ में गांधीधाम में हमने 60 बेड का वहाँ पे माइल्ड पेशेंट के लिए हम सेटअप तैयार करने में सक्षम हुए हैं। दिल्ली में NHI के साथ हमारी कार्य आगे बढ़ रही है सेवा का। तो इस तरह से रेल प्रशासन के साथ साथ तमाम तरह के राज्य सरकारों से भी हम संपर्क में हैं। कहीं कम या और ज्यादा हमें सहयोग मिल रही है जी। चलिए हम चलेंगे ललित चंद्र त्रिवेदी जी के पास। ललित चंद्र जी, ये बताइए कि जिस तरीके से एक सराहनीय कदम आप लोगों ने उठाया है, आगे भी आप किस तरीके से अपील करेंगे कि लोग आगे आए, क्योंकि इस घड़ी में एक दूसरे का साथ ही बहुत बड़ी ताकत है। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि ये युग न्यास के अलावा हम लोग आपको पहले की तरफ से लिक्विड ऑक्सीजन की ट्रेन चला रहे हैं। तो इसमें हमारे को स्टील प्लांट जो है, दुर्गापुर स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट, टाटा स्टील प्लांट, जिंदल स्टील प्लांट, इन सब से हम लोग भारतीय रेल ऑक्सीजन लेके जा रही है और देश के विभिन्न स्थानों में सप्लाई कर रही है। और कई हमारे जो सेंट्रल कोल फील्ड है, ये कोल इंडिया लिमिटेड है, ये हमारा डेडिकेटेड फोर्स प्रोडक्टर लिमिटेड है, RVNL है, और बाकी कई संस्थाओं ने हमें ऑक्सीजन प्लांट लगाने का हमें काम दिया है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें ऑक्सीजन प्लांट्स भी लगा रहे हैं। कई एजेंसीज ने हमें बेड दिए हैं, और इसका सबसे बड़ा फायदा हमने ये उठाया इस आपदा का कि हमारे जितने रेलवे के हॉस्पिटल थे उनको हमने अपग्रेड किया है। और इस पूरी आपदा के दौरान रेलवे के अस्पतालों में हमने 2000 जो हमारे रेल कर्मी थे उनका इलाज किया, और हमारा जो डेथ रेट था वो बहुत कम था, और हमारे यहाँ एक भी मृत्यु ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। ये जितनी ये जो संस्थाएं, युग संस्कृति न्यास और दूसरी संस्थाओं की मदद से जो हमें ऑक्सीजन मिली, उसकी वजह से हम ये इस काम में सफल साबित हो अपने आप को कर पाए। और एक हमें सेटिस्फेक्शन है कि हम संतोष है कि हम इस आपदा में हमने अपने स्ट्रक्चर को सुधारा, और आज हम किसी भी विपत्ति का सामना करने को तैयार हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश में ऐसे आचार्य जी की कमी नहीं है, और वो हर समय वो जैसे हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ यदा यदा ही धर्मस्य, तो कोई न कोई आदमी हमारे सामने आ जाता है जो कि मानवता की सेवा के लिए निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ जाता है। जी, लगातार आपसे हम बात कर रहे हैं, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से देश के कई जगहों पर आप लोगों ने काम किया है, किन राज्यों से आप लोगों को सराहना मिली है? राज्य सरकार की तरफ से आप लोगों को सराहना मिली है या कोई मदद की उम्मीद दिलाई गई है? नहीं, ये राज्य सरकार अभी हम लोग राज्य सरकार से मदद लेने के बजाय राज्य सरकार को मदद देने की स्थिति में है। सभी राज्य सरकारें को ऑक्सीजन की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कश्मीर, सभी जगहों पे हमने अपने, और क्योंकि जितने भी ये स्टील प्लांट्स हैं ये सब भारत के पूर्वी हिस्से में लोकेटेड है, चाहे वो दुर्गापुर हो, बोकारो हो, जिंदल का हो, टाटा का हो, ये सारे के सारे भारत के पूर्वी एरिया में हैं, और इनको यहाँ से उनको ले जाना है उन जगहों पे जहाँ पर की ऑक्सीजन की आवश्यकता है जी। तो ये उड़ीसा, झारखंड, बिहार, बाकी बंगाल, इनमें जहाँ भी स्टील प्लांट हमारे हैं वहाँ से हम लोग ऑक्सीजन लेके छत्तीसगढ़ वगैरह से दक्षिण के राज्यों में, अन्य राज्यों में ले गए हैं। और जो हमारी रेल की हफ्ता कराई है, कोई भी जो हमारी एसेंशियल सामग्री है, आपने देखा होगा कि इस दौरान सारे पावर हाउस चल रहे हैं। अभी हमारे भारत का जो विद्युत का उत्पादन है बहुत पे चल रहा है, और उस विद्युत के उत्पादन के लिए हमको कोयला की सप्लाई भी हमें ही करनी है। तो
वो सब काम में हम लोग रेलवे कर्मी जुटे हुए हैं और हम इंश्योर कर रहे हैं कि भारत देश को हर तरह से मजबूत किया जाए। जी, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि आपदा में लगातार कई ऐसे एनजीओज है जो काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें से अलग हटके लोगों के सहायता के लिए एक पहल, सराहनीय पहल की है एक एनजीओ ने, जिनका नाम है युग संस्था। तो ऐसे में हम उनसे बात कर रहे हैं, उनके फाउंडर से बात कर रहे हैं। लगातार जिस तरीके से एक छवि बनती नजर आ रही है, जिस तरीके से लोगों के बीच एक छवि बनती जा रही है इस एनजीओ की, लोग इस एनजीओ से जुड़ते जा रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? हम आचार्य धर्मवीर जी के पास फिर से चलेंगे। आचार्य जी, ये बताइए कि ऐसे तो कई एनजीओ काम कर रहे हैं, कई एनजीओ अपने अपने तरीके से ये कह रहे हैं कि वो जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन आप अपने एनजीओ को कहां देखते हैं? किस तरीके से ये लोगों के दिलों में घर कर रही है? जी, निश्चित रूप से हमें पूरा भरोसा है, विश्वास है कि लोगों के बीच में हम लोगों ने दिलों में और हृदय में जगह बनाने का प्रयास किया है सेवा कार्यों के माध्यम से। जी। तो विशेषकर आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारी जो टीम है, हमारे स्वयंसेवक हैं, हमारे सारे प्रभारी हैं जी, क्या तो पूरा हमने 4 हेल्पलाइन नंबर इशू कर रखा है। 24 आवर्स हमारे कार्यकर्ता, हमारे स्वयंसेवक उसके लिए तत्पर होते हैं। तो जब भी कोई लोगों ने प्रयास किया कि उनको हम हर संभव मदद करें, चाहे वो एम्बुलेंस उपलब्ध कराने का हो, या ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने का हो, या रिफिलिंग कराने का हो, तो हर मोर्चे पे हम लोगों ने सफलता प्राप्त की है। चूंकि जनमानस का, सरकार के साथ साथ आम लोगों का, प्रतिष्ठित लोगों का, संपन्न लोगों का और सक्रिय लोगों का, तमाम लोगों का मुझे सहयोग मिला। देश के ही नहीं, विदेशों से भी हमारे जो जुड़े हुए हैं, संपर्क में हैं, चाहे स्विट्जरलैंड में बैठे हमारे बशीर भाई हों, हर्ष भाई हैं अमेरिका में, सतीश जी हैं अमेरिका में, कुसुम शर्मा है अमेरिका में, इन तमाम लोग प्रतिदिन संपर्क में हैं। और श्रीलंका से हमारे एम्बेसी में, भारतीय एम्बेसी में हैं हमारे सुशील जी। तो ये अपने अपने प्रभाव से, स्तर से, वहाँ के माध्यम से भी हमें सहयोग उपलब्ध करा रहे हैं। तो उनके आधार पे, उन तमाम लोगों के सहयोग से हम जमीन पे जरूरतमंद के बीच में हम कार्य करने में सक्षम हुए हैं। तो तमाम लोगों का सहयोग है और सबके बीच में हमारा भरोसा है, विश्वास है कि हम लोगों ने अपनी विश्वास और प्रामाणिकता के आधार पर दिलों में जगह बनाने का प्रयास किया। उसका श्रेय हम आपके माध्यम से देना चाहते हैं हमारे वॉलंटियर का, हमारी टीम का, कि जो कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद भी क्वारंटाइन रहते हुए और काम करने का काम किया है, कि जो घर में रह के दूरभाष पे, टेलीफोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से क्या क्या हम कर सकते हैं, तो उसके लिए करने के लिए हमारा टीम तत्परता दिखाई। तो ये तमाम लोगों का श्रेय जाता है। जी आचार्य जी, हम आपके पास फिर से आएंगे, लेकिन हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़ चुके हैं, क्षेत्र मोहन, जो डिजास्टर मैनेजमेंट के इंचार्ज है। हम उनके पास भी चलेंगे। ये बताइए क्षेत्र मोहन जी, जिस तरीके से अब यास आने की तैयारी आ चुकी है, या फिर हम ये कहेंगे अब कुछ ही पलों में वो दस्तक देगी बंगाल में, किस तरीके से तैयारी की जा चुकी है? क्योंकि इससे पहले भी देखा गया था, जो साइक्लोन ने दस्तक दी थी बंगाल में, उसने पूरा तहस नहस कर दिया था, कई जानमाल का नुकसान भी हुआ था, लेकिन बावजूद इसके इस बार कई तरीके से सुरक्षित पहले से सुरक्षा के इंतजाम किए हुए हैं। तो आप लोगों ने किस तरीके से तैयारी की है इस बार? लगा हुआ है हम लोग की पूरा टीम वर्क, हम एक साथ में काम कर रहे हैं। उड़ीसा में भी हम लोग, मेरा एक दोस्त है वो भी लगा हुआ है, इस संस्था का जुड़े हुए हैं, उड़ीसा से भी एक, वो भी डिजास्टर मैनेजमेंट से काम करता है। फिर हम तो बहुत पुराने से जुड़े हुए थे, तो हम लोग देखे थे पहले बार जो आया था वो बहुत सही बात, बहुत सचनच कर दिया था जो अम्फान आया था। ठीक है, इसीलिए हम पहले से अभी हम लोग तैयार हैं, सब कुछ लेके हम लोग देखेंगे, जाएंगे, बात भी करेंगे आदमी से जाके, पूरा टोटल जाके हम लोग, ठीक है पहले, लेकिन उसके बाद पता चलेगा जो कितना क्या
हो गया या नहीं हुआ, ठीक है, उसके बाद हम तुरंत खड़े हैं। जी क्षेत्र मोहन जी, ये जानना चाहेंगे कि उड़ीसा की बात करें या बंगाल की बात करें, जो मछुआरे हैं उन बहुत सारे मछुआरे ऐसे होते हैं जो ये साइक्लोन इसमें फंस जाते हैं या बाद में उन्हें खोजा जाता है तो उनके शव मिलते हैं। तो ऐसे में पहले से ही किस तरीके से आप लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश की है या फिर उनको सुरक्षित कर दिया है या उन्हें सुरक्षित स्थानों पर लौटने की बात कह दी है? टीम वर्क लगे हुए थे, उसको माइकिंग अनाउंस करके पूरा उसको जाके गासूट रूट में जो मछुआरे था पूरा इसमें, तो उसे जाके पूरा घर से लेके उन लोग को आ गया। कोई भी अभी हम लोग तो जो नजर से हम लोग को कल दिखने में आ रहा था, कोई भी एक भी नहीं है, लेकिन अभी तक पता नहीं, अभी तक तो जो भी है टोटल पूरा मछुआरे को आपको इसको पूरा लेके आ गया, और भी हम लोग को नहीं चलते जो एक भी है अभी तक। जी, लगातार ये हम आपसे चर्चा कर रहे हैं और जान रहे हैं किस तरीके से आपदा की इस घड़ी में आप सब लोगों के लिए एक मसीहा का काम कर रहे हैं, उनके दिलों पे उतर रहे हैं, उनके दिलों में घर कर रहे हैं। बावजूद इसके हम क्षेत्र मोहन जी से ये जानना चाहेंगे, इंटीरियर जो जगह है जहां पर ज्यादा देखने को मिलता है, ये जो आपदा आती है या साइक्लोन्स आते हैं वहां पर ज्यादा नुकसान करते हैं, इंटीरियर क्षेत्रों में किस तरीके से इस बार आप लोगों ने पहले से सुरक्षा की व्यवस्था की है? इसमें सर देखिए, पहले से हम लोग मेडिसिन कुछ जुगाड़ के रखे हैं। पहले अब्जा का बाद में जो मेडिसिन बहुत उपलब्ध करने जा रहा है, ठीक है, मेडिसिन बहुत कम मैंने होता है, गांव का इंटीरियर एरिया में मेडिसिन नहीं मिलता है, और मोमबत्ती कैंडल लाइट जल जाता है, उसीलिए मोमबत्ती भी हम लोग जुगाड़ करके रखे हैं, सब कुछ ठीक है। उसका लाइट टॉर्च वो भी इंतजार करके रखे हैं। जी चलिए हम वापस चलते हैं आचार्य धर्मवीर जी के पास। आचार्य जी, जिस तरीके से हमारी चर्चा चल रही थी कि किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, किस तरीके से आपदा की इस घड़ी में असहाय लोगों के पास उनके साथ आप खड़े हैं, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि ये आपदा काफी लंबा खींचने वाला नजर आ रहा है। ऐसे में आप लोगों की आगे की और रणनीति क्या होगी? किस तरीके से आने वाले दिनों में आप जनमानस के साथ खड़े रहेंगे? हेलो आचार्य जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, आपदा काफी लंबा खींचने की आशंका नजर आ रही है और ऐसे में जनमानस के पास आप किस तरीके से और खड़े रहेंगे, आगे की प्लानिंग्स क्या क्या होंगी, क्योंकि अभी ये आपदा थमने वाली नजर नहीं आ रही है? जी नहीं तो बिल्कुल ईश्वर की कृपा हो, भगवान का कि जितना जल्दी शीघ्रता से ये इस पे निजात पाया जाए, इससे मानव को, समाज लोगों को छुटकारा मिले। जी। लेकिन युग संस्कृति न्यास आपके माध्यम से भरोसा दिलाती है कि जब तक संकट का समय रहेगा वो खड़े रहेंगे, आप तमाम समाज के लोगों के सहयोग से। और हमने एक व्यवस्थित ढंग से करने का कार्य किया, जैसा कि आदरणीय त्रिवेदी साहब ने बताया कि किस तरह से हम शुक्रगुजार हैं डीजी सीआरपीएफ का कि जिन्होंने सिलाई मशीन हमें डोनेट किया, उसको हमने महिलाओं के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर हम मटेरियल उपलब्ध कराए और वो मास्क बना रहे हैं, उस मास्क को हम खरीदते हैं और निःशुल्क लोगों के बीच में हम बांटते हैं। तो इस तरह के अलग अलग हम लोगों ने साइकिल तैयार किया कि हम कैसे लोगों को इंगेज करें और उनको जीविकोपार्जन के लिए हम सदुपयोग करें। तो इस तरह से कई मोर्चे पे हमारे कार्य साथ साथ चल रही है कि हम सभी लोगों को इंगे। अभी आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि हमारी एक टीम है डॉक्टर रजनीश जी के नेतृत्व में, तो वैसे जो लाचार और मजबूर हो गए हैं आर्थिक रूप से, तो वैसे लोगों को हम लोगों ने चिन्हित करके रेडी, जिसको ठेला बोलते हैं, ठेला उपलब्ध कराया कि उनको हम राशि उपलब्ध कराए, चाहे सब्जी बेचने के लिए या किसी भी छोटे मोटे रोजगार उपलब्ध करके, और वो स्वावलंबी बने, अपने परिवार को जीविकोपार्जन कर सकें। तो इस तरह से अलग अलग हम लोगों को अलग अलग मोर्चे पे हमारी टीम काम कर रही है कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा समाज को हम लाभ दें और ऐसे संकट के समय में हम उनके सहारा बने। जी। इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं व्यवस्थित रूप से। जी और करते रहेंगे। जी बिल्कुल। देश भर में वैसे तो आप जरूरतमंदों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए जरूरतमंदों की पहचान आप किस आधार पर करते हैं कि इनको जरूरत है, क्या किस चीज की किसे जरूरत है, किस आधार पर करते हैं, कैसे वॉलंटियर्स को आप तैयार करते हैं? जी धन्यवाद दे, बड़ा आपने मार्मिक प्रश्न पूछ लिया। तो
जरूरतमंद और परमाणिकते हैं, तो ये ऐसा चीज है कि, लेकिन हम ये कुछ तो ऐसे स्वभाव से दिख जाते हैं कि जिनका नियत ठीक होता है तो नियति ठीक होता है। तो हम लोगों ने प्रयास किया कि हम किस तरह से जो सेवाभावी स्वयं सेवक हैं उनकी क्या आवश्यकता है, क्या बैकग्राउंड है, और पूर्व में कई वर्षों से जो हमारे साथ जुड़े हैं, जैसे 450 स्वयं सेवक हमारे फर्स्ट लॉकडाउन में थे, तो प्रत्यक्ष रूप से हजारों लोग के माध्यम से हम कार्य कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग एक आध अपवाद में हो जाते हैं जो स्वार्थ सिद्ध करने वाले कहीं न कहीं, जैसे आपको हम एक दुखद तो नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज बताना चाहेंगे आपके माध्यम से और अपील करें कि हमने सैकड़ों की संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराया, लेकिन बहुत सारे लोग आज तक मुझे नहीं, जब डिस्चार्ज हो गए, पेशेंट ठीक हो गए, तो आज तक वापस नहीं आ रहा है। कई बार हमारे टीम उनके संपर्क में प्रयास कर रहे हैं कि ताकि। चलिए हम चलेंगे अब ललित चंद्र त्रिवेदी के पास, जो जीएम है ईस्ट सेंट्रल रेलवे के, हम उनके पास चलेंगे। ललित जी, ये बताइए कि आपने 16 ऑक्सीजन एनजीओ को डोनेट किया है, इसके बाद तीसरी लहर आने वाली है, तीसरी लहर के लिए भी आप लोग किस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं? क्योंकि थर्ड वेव जो है काफी डेंजरस होने वाली है, ये कहा जा रहा है। लोगों को पहले से ही सतर्क रहने को कहा जा रहा है। कई हॉस्पिटल्स, कई एनजीओ पहले से ही अपनी तैयारी पूरी कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से इस बार जो है अपनी तैयारी, अपनी प्लानिंग्स को आगे बढ़ा रहे हैं? जो तीसरी लहर का जो बताया गया उसके द्वारा ये बच्चों को ज्यादा प्रभावित करने वाली है, ऐसी आशंका है जी। और बच्चे और एडल्ट में अंतर ये होता है जी। कि एडल्ट हॉस्पिटल में अकेले रह जाता है जी जी, जबकि बच्चे के साथ किसी गार्जियन को, किसी पेरेंट को रहने की आवश्यकता पड़ेगी जी। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे हॉस्पिटल में बेड्स की कैपेसिटी है वो करीब करीब दुगनी करनी पड़ेगी जी। और जो ऑक्सीजन के वेंटिलेटर्स हैं जी जी, उनका भी एक थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, उनका प्रेशर वगैरह एडजस्ट करना पड़ेगा जिससे कि वो छोटे बच्चों को वो ऑक्सीजन दी जा सके जी। इसके अलावा जैसे आपने देखा होगा कि हम उसमें भी प्रयास कर रहे हैं, आज सरकार प्रयत्न कर रही है, आईसीएमआर कई हमारे मेडिकल बॉडीज रिसर्च कर रही हैं कि बच्चों के लिए टीका भी लगवाया जा रहा है, तो उसके लिए भी हम प्रयत्नशील हैं। और इस जो सेकेंड वेव से हमने सीखा कि कुछ मशीनें ऐसी हैं, जैसे डी डाइमर मशीन है और ये सीपीआर वाली मशीन है, ये बहुत कम उससे आती हैं, इसकी कीमत ज्यादा नहीं, 2-2.5 लाख रुपए की आती हैं, लेकिन इनसे जो रिपोर्ट उपलब्ध होती है उससे वो जो ट्रीटमेंट का प्लान करना नहीं होती है। तो इस तरह की हमने कई सारी मशीनें खरीद ली हैं और हमारे जब अगली लहर आएगी हमारे रेलवे के सभी हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्लांट लगे हुए रहेंगे और हमने इसके लिए ज्यादा कर्मचारियों की भर्ती भी कर ली है। हमारे पास अभी ज्यादा डॉक्टर, ज्यादा हेल्थ असिस्टेंट्स हैं, तो ज्यादा, और हमने एक व्हाट्सएप का एक ऐप बनाया है, उसका नाम हमने दिया स्पर्श। इससे सुविधाएं हमारे जो रेल कर्मी और बाकी लोग हैं जो हमारी रेलवे अस्पतालों पे आधारित हैं, वो बगैर हॉस्पिटल जाए वो यहाँ की मेडिकल सुविधाओं का उपयोग कराएंगे। और भी हमने HIMS मॉड्यूल और कई तरह के कंप्यूटराइजेशन किए हैं, वेंटिलेटर्स में वृद्धि की है और हमारी कोशिश ये है और कि हर आदमी को जरूरत के साथ जिस दिन उसको जरूरत हो उस दिन ऑक्सीजन युक्त बेड उपलब्ध हो, और अगर वो अटेंडेंट के साथ आना चाहे तो अटेंडेंट के लिए भी हम बेड उपलब्ध करा सकें। जी, ये बताइए ललित जी, जिस तरीके से लोगों के लिए सेकेंड वेव जो चला, लोगों के लिए आप लोगों ने जिस तरीके से काम किया, आप लोगों ने देखा कि सेकेंड वेव में किस तरीके से जो ये महामारी है एक दूसरे को फैल रही थी, अब थर्ड वेव और डेंजरस कहा जा रहा है, तो ऐसे में कितना बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए लोगों को सुरक्षित करना, क्योंकि लगातार एनजीओ जो है उन लोगों के साथ खड़ी है जिनको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है और आप हर कदम पर उनके साथ है भी, मौजूद भी है, तो ऐसे में कितना बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए? ऐसा एक ये हुआ है, जो पहला वेव और दूसरा वेव था, इसने हमें एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है। हमें पता लग गया हमारी कमजोरियां हैं, कहाँ हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है जी। और तो उस जो हमारे सिस्टम के वीक पॉइंट्स थे वो इससे उजागर हुए थे, उसको अब हमने पूरी तरह उसको कवर कर लिया है जी। और अब हम वेव का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और जब तक हमारे पास इतने बड़ी एनजीओ अवेलेबल हैं, युग संस्कृति न्यास जैसे, तो हमें लगता नहीं कि कोई सी भी विपदा हो
इतनी बड़ी होगी कि जिसका हम सामना नहीं कर पाएंगे। जी ललित जी, आपके साथ हम फिर से आएंगे, लेकिन यहाँ पर हम क्षेत्र मोहन जी के पास चलेंगे जो डिजास्टर मैनेजमेंट के इंचार्ज है हमारे साथ। ये बताइए क्षेत्र मोहन जी कि लगातार जिस तरीके से कोरोना का कहर भी है और अब साइक्लोन भी आ रहा है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कितनी बड़ी ये चैलेंज की बात है, क्योंकि आपको साइक्लोन से भी लोगों को बचाना है और महामारी को भी देखना है। मैडम पहले देखिए, हम लोग जमशेदपुर में डीएम साहब डीसी साहब को भी कुछ हम लोग पीपी किट दिल्ली से हम लोग सर लोग भेजा था, तो हम लोग पीपी किट भी हम लोग दिए हैं जो हाईली पीपी किट है, ठीक है, जो डीसी सर को हम लोग प्रमोट किए थे ये कोरोना का लहर चलती कोरोना तो एक अरविंद दवा हम लोग के पास आए थे, इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है, ठीक है, इम्यूनिटी का, तो वो राजस्थान से भेजे थे सर लोग, तो उन लोग हम लोग दिए, तो लोग तुरंत डीसी सर तुरंत एडीएम को बुलाए, एडीएम सर को तुरंत पूरा, और हेल्थ वर्कर जो हुआ हेल्थ वर्कर था हम लोग का, उन लोग का, तो हेल्थ वर्कर में डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए। तो हम लोग पूरा काफी लगे हुए हैं इसमें, ठीक है, कोरोना भी देख रहे हैं और इसका लहर भी देख रहे हैं, तो मिल के मेरा टीम वर्क हम लोग का काम कर रहा है। डीसी सर हम लोग का बहुत साथ दिया उस टाइम, मैंने हम लोग को कोऑपरेटिव किया, हम भी उन लोग कोऑपरेटिव किए, हम लोग को पूछते थे जो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, गांव में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, हम लोग का साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन है सर का साथ। अभी सर झारखंड का एरिज्म का डायरेक्टर बन गया, पहले जमशेदपुर का डीसी साहब थे, तो उन लोग बहुत हेल्प किया। आज भी उन लोग फोन करते हैं, सर ये क्या हो रहा ग्रामीण क्षेत्रों में, अब कुछ हुआ तो मेरे को बताइए तुरंत, कोविड का क्या हो रहा नहीं हो रहा। तो एक फिर उन लोग जो डीसी साहब थे तो वीडियो साहब से फोन किए, तो वीडियो साहब आके फिर देखा घर में, जो जिसका घर पूरा एकदम कुछ नहीं है, पूरा मिट्टी का घर है, उसमें न खाने पीने के खाली रेशन का चावल मिलता है और कुछ नहीं मिलता था। आपके पास हम आएंगे वापस, लेकिन आचार्य धर्मवीर जी के पास जाएंगे। आपसे हम एक सवाल आखिरी में करना चाहते हैं। 12,000 लोगों के अन्नदाता बन रहे हैं दिन, तो कैसा महसूस हो रहा है लोगों को उस दौरान उनकी मदद करना, जब उनको सबसे ज्यादा ऐसे लोगों की जरूरत है जो उनके सामने ना सिर्फ सपोर्ट बने बल्कि इस महामारी से उन्हें निकाले खींचकर, और ऐसे में वो मसीहा आप बन रहे हैं, कैसा महसूस होता है? जी धन्यवाद। ये मैं माध्यम हूँ, हमारा टीम एक माध्यम है, आप तमाम लोगों को हम श्रेय देना चाहते हैं इसके लिए कि प्रत्यक्ष रूप से जो जुड़े हुए, खास करके आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहेंगे। अभी के समय में जो मेरे साथ डॉक्टर का टीम रहा, डॉक्टर से करीब 46 डॉक्टर के टीम हमारे साथ कार्य कर रहे हैं, 24/7 टेलीफोन के माध्यम से कंसल्टेशन दे रहे हैं, और मतलब देश के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे जगह पे जहाँ हम नहीं पहुंच सकते थे, तो दूरभाष के माध्यम से हम लोगों ने उनको मार्गदर्शन देने का काम किया। तो एम्स के कोविड प्रशिक्षित डॉक्टर, कोविड स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम हमारे साथ है। तो पटना में डॉक्टर उमा शंकर सिन्हा जैसे डॉक्टर हैं, डॉक्टर दिनेश जैसे, तो इतने सारे डॉक्टर के टीम को लेकर के तो हम तमाम लोगों को श्रेय देना चाहते हैं कि ये मसीहा और जो भी प्रशंसा सराहना, ये तमाम लोगों को हम श्रेय देंगे आपके माध्यम से कि हम ये कर पा रहे हैं।